जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशन अदालत के बारे में। नई दिल्ली में पेंशन अदालत लगाई जा रही है, पेंशनर्स के लिए या फिर फैमिली पेंशनर्स के लिए। किसकी अध्यक्षता में? पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। तो दोस्तों, इसी पर सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करा गया है पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो नोटिफिकेशन दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। एक सांसद हैं जिन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को पहले एक लेटर भेजा था सीएसडी से संबंधित, सीएसडी के जो नियम है उसमें सुधार करने के लिए। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने उसी का रिप्लाई दिया है। एक लेटर लिखा है एक सांसद को सीएसडी के जो रूल्स हैं उसमें सुधार करने से संबंधित। इस पर एक लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, जनवरी 2026 से आपको डीएडीआर मिलेगा 60%। पहले आपको 58% मिल रहा था, अब मिलेगा 60% मई की पेंशन में या फिर सैलरी में। अब सरकार ने जो 2% की बढ़ोतरी करी, अब उसका कारण बताया है सरकार ने कि सरकार ने 2% की बढ़ोतरी किस बेस पर करी। क्या महंगाई को देखते हुए सिर्फ आपकी 2% डीएडीआर में बढ़ोतरी हुई या फिर कोई दूसरा कारण है? यानी सरकार ने वो कारण बताया है कि किस वजह से सिर्फ 2% की ही बढ़ोतरी हुई इस बार। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि वो कौन सा कारण है जो आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा। सरकार खुद बता रही है, तो आगे समझाऊंगा इस पर एक छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशन अदालत के बारे में। जी हां दोस्तों, एक मैसेज जारी करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन की तरफ से, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें लिखा है 16वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पेंशन राज्य मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में पेंशन अदालत लगाई जा रही है। कहां पर? नई दिल्ली में, हॉल नंबर 2 और 3, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में यह पेंशन अदालत लगाई जा रही है, वो भी आज की तारीख में 13 मई को। अब दोस्तों, इसी पर कुछ और जानकारियां लिखी गई हैं। क्या लिखा है दोस्तों, जरा सही से समझिए। माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में 13 मई 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 16वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में 37 विभागों, मंत्रालयों से संबंधित 985 विलंबित पेंशन शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो पेंडिंग ग्रीवांसेस हैं वो कितनी है? 985। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा इस पेंशन अदालत में। और दोस्तों, अदालत में 37 विभाग हैं। जी हां दोस्तों, 37 विभाग, मंत्रालयों से संबंधित जो शिकायतें हैं पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की, वो सुनी जाएगी। तो दोस्तों, डायरेक्टली आप भी इस पेंशन अदालत में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के द्वारा आपकी परेशानियों को दूर किया जाता है। जी हां दोस्तों, काफी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निवारण एट ए टाइम, उसी वक्त कर दिया जाता है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दोस्तों फिर आप जा सकते हैं इस पेंशन अदालत में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया राजनाथ सिंह जी
के द्वारा एक लेटर लिखा गया है एक पार्लियामेंट के मेंबर को। जी हां दोस्तों, इन पार्लियामेंट मेंबर का नाम है कोडिकुनिल सुरेश डी। इन सांसद ने पहले एक लेटर लिखा था सीएसडी के संदर्भ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को। तो दोस्तों उसी रेफरेंस का रिप्लाई यहां पे दिया है राजनाथ सिंह जी ने। और दोस्तों ये लेटर है 29 अप्रैल 2026 का। अब दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने, जो ये सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको जवाब दिया है सीएसडी के रूल्स को सही तरीके से अप्लाई करने के संबंध में। अब क्या लिखा है इस लेटर में, ये मैं आपको समझाता हूं हिंदी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, मैं आपको समझाता हूं। यह पत्र भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सांसद श्री कोडिकुनिल सुरेश को लिखा गया है। यह भी एक सांसद है, यानी एक नेताजी ने, एक मंत्री जी ने एक सांसद को, वो भी एक मंत्री हैं, उनको लेटर लिखा है। इसका मुख्य सब्जेक्ट है सीएसडी कैंटीन सुविधाओं के नियमों में स्पष्टता और सुधार लाना है। जी हां दोस्तों, जो सीएसडी कैंटीन के जो नियम है उसको सुधार करना या फिर और इसके नियम को स्पष्ट करना। अब संदर्भ क्या है इसका, यह पत्र 28 दिसंबर 2025 को सांसद द्वारा लिखे गए एक पत्र के जवाब में है। जैसे मैंने आपको बताया, जो सांसद थे उनके द्वारा एक पहले लेटर लिखा गया था रक्षा मंत्री जी को। तो दोस्तों उसी का जवाब दिया है राजनाथ सिंह जी ने, जिसमें दिग्गजों वेटरन्स के आश्रितों के लिए कैंटीन सुविधाओं को बहाल करने और सामान खरीदते समय परिवार के सदस्यों के एटीएम कार्ड के उपयोग पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की गई थी। जी हां दोस्तों, अगर आप सीएसडी जाते हैं, कैंटीन से सामान खरीदते हैं, तो दोस्तों आप एटीएम का उपयोग करेंगे। जो पाबंदियां हैं उसको हटाया जाएगा सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है, बुजुर्गों और बीमार सदस्यों के लिए नियम। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सीएसडी पॉलिसी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई सदस्य बहुत बुजुर्ग या फिर बीमार है, जो दोस्तों अगर कोई पूर्व सैनिक जवान बहुत ही बुजुर्ग है या फिर बीमार है, तो उनका कोई अटेंडेंट, सहायक या फिर आश्रित उनकी ओर से कैंटीन सामान निकाल सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप पूर्व सैनिक हैं, अगर आप बीमार हैं, कैंटीन नहीं जा सकते, तो फिर दोस्तों आपका डिपेंडेंट या फिर अटेंडेंट सीधा सीएसडी जा सकता है आपकी एवज में सामान लाने के लिए। फिर क्या लिखा है, इसके लिए केवल निर्धारित जांच और आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जी हां दोस्तों, आपका कोई अटेंडेंट, सहायक या फिर आपका कोई डिपेंडेंट, तो दोस्तों फिर वो आपके बदले सामान ले सकता है कैंटीन से। बस इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। एटीएम डेबिट कार्ड के उपयोग पर स्पष्टीकरण। जी हां दोस्तों, जो ये लेटर लिखा गया है डिफेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा, इसमें साफ बताया गया है किस तरीके से जो रूल्स हैं सीएसडी के, उसको सही तरीके से बनाया जाएगा पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए। एटीएम डेबिट कार्ड के उपयोग पर स्पष्टीकरण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है, कैंटीन में खरीदारी के लिए पति पत्नी या फिर रिश्तेदार के एटीएम कार्ड के उपयोग पर कोई रोक नहीं लगाई है। जी हां दोस्तों, आप खुले मन से एटीएम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं सामान लेने के लिए सीएसडी से, चाहे पति हो, पत्नी हो या फिर रिश्तेदार हो। सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ जो इसे प्रतिबंधित करता है। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करा गया है जिसमें यह लिखा गया है कि आप एटीएम का उपयोग नहीं कर सकते। आप खुले मन से जब चाहे एटीएम का उपयोग कर सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश, सैनिकों और उनके परिवारों को हो रही परेशानियों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को एक एडवाइजरी, परामर्श जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि नियमों को हर जगह एक समान तरीके से लागू किया जाए। जी हां दोस्तों, जितने भी सीएसडी हो गए सब पर एक समान नियम लागू होंगे। लाभार्थियों, वेटरन्स और उनके परिवारों को बिना वजह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इसी के संदर्भ में राजनाथ सिंह जी ने यह लेटर लिखा है इन सांसद को। यानी यह लेटर पुष्टि करता है कि बीमार बुजुर्गों की जगह उनके सहायक सामान ले सकते हैं सीएसडी से,
कैंटीन में परिवार के सदस्य का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो दोस्तों आपके बदले आपका कोई अटेंडेंट कोई भी जा सकता है सीएसजी से सामान लेने, और दोस्तों फिर वो एटीएम कार्ड का भी उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये लेटर इस संदर्भ में जारी करा गया है, जैसा मैंने आपको बताया। और दोस्तों ये लेटर राजनाथ सिंह जी ने खुद लिखा है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को। ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर सीएसजी में रूल्स सही तरीके से फॉलो नहीं होते तो डायरेक्टली आप राजनाथ सिंह जी का, डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये लेटर दिखा सकते हैं उनको। हालांकि दोस्तों जो भी रूल्स हैं वो सब भिजवा दिए गए होंगे सीएसडी में। तो दोस्तों एक तो ये लेटर मैंने आपको समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है सरकार की तरफ से सिर्फ 2% की बढ़ोतरी करी गई आपके डीएडीआर में। पहले आपको 58% मिल रहा था, अब मिलेगा 60% डीएडीआर। अब सरकार बता रही है कि हमने 2% की बढ़ोतरी किस कारण से करी। अब उसकी वजह क्या है? केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जैसा आपको पता है, जिससे अब कुल डीए 60% हो गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इस बार की कम बढ़ोतरी को लेकर काफी चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स कर्मचारी सरकार से नाराज हैं कि सरकार सिर्फ 2% ही बढ़ोतरी कर रही है, बल्कि बाहर मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा है। जो डीए 5% से ऊपर बढ़ना चाहिए, 4% तक बढ़ना चाहिए, 6% तक बढ़ना चाहिए, वो सरकार सिर्फ 2% ही बढ़ा रही है। अब दोस्तों जो पेंशनर्स कर्मचारी सवाल पूछ रहे थे कि महंगाई को देखते हुए सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा क्यों? अब उसका कारण क्या है? यहां इस कम बढ़ोतरी के पीछे कुछ मुख्य कारण और सरकार का रुख स्पष्ट किया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने खुद बताया इसका कारण कि सिर्फ 2% की बढ़ोतरी क्यों हुई है। कम बढ़ोतरी का मुख्य कारण महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। जैसा आपको पता है डीएडीआर की कैलकुलेशन एआईसीपेन के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर होती है। गणित का प्रभाव 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों में बहुत अधिक उछाल नहीं देखा गया है। जी हां दोस्तों, जो आंकड़े आ रहे हैं वो संतुलित या फिर बहुत ही कम आंकड़े आ रहे हैं, जिसका प्रभाव डीएडीआर पे नहीं पड़ रहा। राउंडिंग ऑफ गणना के अनुसार यह आंकड़ा लगभग 60.39% के करीब बैठा, जिससे सरकारी नियमों के तहत 60% पर ही आपका डीएडीआर रखा गया। जी हां दोस्तों, सरकार ने बताया कि जो परसेंटेज है वो 60.39% बना, यानी पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसे नल एंड वाइड माना जाता है। तो इसलिए सरकार की तरफ से 60% अप्रूव करा गया। साथ ही साथ जो आंकड़े थे वो भी ज्यादा आंकड़े नहीं आए एआईसीपेन के। इसी वजह से यह बढ़ोतरी 2% पर सिमट गई, जबकि पिछले कुछ समय से 3 से 4% की बढ़ोतरी देखी जा रही थी। जी हां दोस्तों, सरकार ने यह भी बताया कि पिछले कुछ टाइम से 3%, 4% की बढ़ोतरी हो रही थी आपके डीएडीआर में। लेकिन इस टाइम जनवरी 2026 से जो 2% आपका डीएडीआर बढ़ा, उसके सबसे बड़ा कारण था एआईसीपेन का आंकड़ा। एआईसीपेन के आंकड़े में लगातार कमी आ रही थी, तो इस वजह से आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ा। यहां पे इन्होंने समझा दिया, फॉर्मूले के अनुसार आपका डीएडीआर 60% ही बन रहा था, 60.39% बन रहा था। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को यहां पे नल एंड वाइड माना गया और 60% आपका अप्रूव करा गया। अब सरकार का एक और तर्क मुद्रास्फीति में स्थिरता। सरकार का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई की दर, रिटेल इन्फ्लेशन तुलनात्मक रूप से स्थिर रही है, स्टेबल रही है। सरकार के अनुसार डीए का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। चूंकि इंडेक्स में भारी बढ़ोतरी नहीं हुई, इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से 2% की वृद्धि ही तर्क संगत मानी गई। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि सरकार का यही कहना है कि इंडेक्स में भारी बढ़ोतरी नहीं हुई, इस वजह से आपका डीएडीआर 3% नहीं पहुंचा या फिर 4% नहीं पहुंचा। यह बढ़ोतरी सरकारी खजाने पे लगभग
6,791 करोड़ का वार्षिक बोझ डालेगी, जिसका आपको एरियर भी दिया गया है, चाहे सरकारी कर्मचारी को या फिर पेंशनर्स को। तो दोस्तों सरकार ने यहां पे बता दिया कि किस वजह से सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई इस बार। जनवरी 2026 से सिर्फ आपका 60% ही अप्रूव हुआ आपका डीएडीआर। तो दोस्तों इन्होंने आंकड़ों के बारे में बताया कि आंकड़ों के हिसाब से आपका डीएडीआर सिर्फ 2% तक ही बढ़ा है, क्योंकि आंकड़े ज्यादा नहीं आए तो इस वजह से डीए भी ज्यादा नहीं बढ़ा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां दी सरकार के द्वारा डीएडीआर के बारे में। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।